बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया, मैं विपक्ष से आने वाले साथियों की तरफ देख रही थी। एक दोहरा किरदार नजर आ रहा था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कोई काम ना दिया हो। एक तरफ से तो तारीफ करना और दूसरी तरफ से संदेश गलत चला जाए इसके लिए विरोध करना, ये दोहरा मैंने आचरण देखा। लेकिन मैं बजट पे आते हुए ये बोलना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा से पिछले कार्यकाल भी आप देखते हैं तो उसमें भी चिकित्सा के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। वो समझते थे कि गरीब को चिकित्सा के अभाव में किसी की मौत ना हो। वो समझते थे कि महंगी जांच के कारण किसी को उपचार ना मिले, ऐसा ना हो। और ठीक इसी तरीके से इस बजट में भी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपार घोषणाएं की। अगर मैं बजट की बात करूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में उसका असर देखती हूं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। 2013 का इलेक्शन में हारी थी, उस दौरान संघर्षरत थी और हमने देखा कि उस CHC के अंदर 3 डॉक्टर से ज़्यादा डॉक्टर नहीं रहते थे। आज CHC राजगढ़ की अगर बात की जाए तो मैं कहना चाहूँगी कि 69 पद हैं CHC के अंदर और आज एक भी खाली नहीं है। और उसी CHC की अगर मैं बात करूँ, जो वर्षों तक सोनोग्राफी मशीन बंद रही, आज वो चालू है। ऑपरेशन थिएटर बंद रहा, आज वहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, ब्लड स्टोरेज हमें दिया, ट्रॉमा सेंटर हमें दिया। और पिछले बीजेपी के कार्यकाल के अंदर जहां पर 200 OPD होती थी, आज 600 से 700 है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से सीमावर्ती है और इसकी वजह से हिसार में जाकर महंगा इलाज जिन्हें कराना पड़ता था, आज वो सुविधाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिल रही हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपील भी करती हूँ। 30 प्रकार की निःशुल्क जांचें अभी हो रही हैं, जांचों को भी बढ़ाया जाए और 50 बेड के इस हॉस्पिटल को 100 बेड में किया जाए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करती हूँ। और देखिए, शिक्षा की अगर बात की जाए तो ब्लॉक स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हुई थी और उसी में मुझे भी पिछले बजट में एक स्कूल मिला। कम सीटें होने के कारण बहुत सारे मजदूर या किसान भाई कहते थे कि हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए और ऐसे में 5000 की आबादी तक के स्कूल की आबादी तक के गाँव को जब इस अंग्रेजी मीडियम स्कूल देने की बात की है तो उस वर्ग में एक नया उत्साह आया है कि आज उसका बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सकता है। और साथ साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, क्यों जिस तरीके से पिछले वर्ष कोरोना आया और जिस इस गंभीर बीमारी ने हमें मनुष्य की जो प्राथमिकता है या उसकी वैल्यू है जिसके बारे में हमें जाना, और ये एक ऐसा संसाधन है जिसमें हमें आगे काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से पिछले बजट में खेल के विषय के ऊपर भी मैंने काफ़ी बातें रखी थी और मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी। राजनीति के जादूगर ने हॉकी के जादूगर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जो ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम देने की बात की है, जिन्हें हॉकी का आप तो खुद स्पोर्ट से जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले ओलंपिक में मेडल, राष्ट्रीय खेल जो हॉकी माना जाता है, उसमें हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और हॉकी के जादूगर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। 29 तारीख को हम स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और मेरा मानना है कि निरोगी भारत, निरोगी राजस्थान, अगर ये सपना अगर सच हो सकता है तो खेल मैदान के जरिए हो सकता है। जिस दिन कोरोना आया था तो हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुआ, वो अपने शरीर को समय देने लगा कि किस तरीके से मुझे बचाव करना चाहिए इस तरीके की गंभीर बीमारियों से। और इसी के द्वारा जब मैंने बताया कि पिछली बजट में मैंने खिलाड़ियों के संबंधित एक बात उठाई थी कि फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर हमारा होना चाहिए, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने आवासीय स्कूल की घोषणा की
और साथ में 40 करोड़ रुपए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए जो आपने दिए हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते विभिन्न देशों में जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और विशेष तौर पे जो फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर की बात करती हूँ तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में काफ़ी अच्छे ये सेंटर रहे। और हाल ही दिनों में हमारे भारत में भी काफ़ी सेंटर ऐसे बने जिनका माननीय खेल मंत्री जी ने भी जिक्र किया। अभिनव बिंद्रा जी जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के हैं, उन्होंने भी खोला है। और साथ ही बेलारी बेंगलोर के पास में जिंदल ग्रुप ने भी खोला है, जिसमें मैंने खुद ने भी विजिट किया था। ये एक ऐसा रिहैब सेंटर बनने जा रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मंत्री महोदय जी को ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि एक कमेटी बनाकर इसको जब हम लागू करने जा रहे हैं, बनाएं तो उसके ऊपर हमारी स्टडी हो जानी चाहिए। उन सेंटर पर हमें देखना चाहिए कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं जो आने वाले लंबे समय तक हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा दे सके। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि जो SMS स्टेडियम है, इस प्रदेश की धुरी है, बिल्कुल हमारे सदन के बाहर वो स्टेडियम। और सुबह जब इस स्टेडियम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर लगभग 500 बच्चे सुबह प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 15 साल पुराना वो स्टेडियम है और उस स्टेडियम की हालत, उस सिंथेटिक ट्रैक की हालत है वो काफ़ी खस्ता है। और उस पर प्रैक्टिस करने वाला बच्चा कहाँ से आता है? मजदूर है, किसान है, छोटे व्यापारी का बच्चा है, अपने खेल पे ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता। एक जूता तो खरीद सकता है लेकिन ट्रैक नहीं बनवा सकता। और उसी के ज़रिए हमारे खिलाड़ी, चाहे वो आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, देश के लिए पदक जीतें, इतनी मेहनत करते हैं। तो उन बच्चों को इंजरी ना आए, इसके लिए मैं अपील करती हूं कि वो सिंथेटिक ट्रैक ज़रूर बनाना चाहिए। साथ साथ मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का। राजस्थान में कोई प्रोविज़न नहीं था कि खिलाड़ियों का भविष्य कैसा रहेगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं उनकी कार्यशैली का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सीधे तौर पर भर्ती करना 30 खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए मेडल जीत कर आए थे, DSP का पद देना, वन विभाग में अधिकारी लगाना, इस तरीके से अलग अलग विभागों में जो नियुक्तियां दी गई और उसी को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में 153 खिलाड़ियों के लिए और उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनकी रोजी रोटी चले, खिलाड़ियों को सीधी भर्ती दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो ब्लॉक स्तर पर हम खेलों को लेकर आना चाहते हैं। जब खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाएंगी तो वो खेलों में आगे भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के लिए मेडल भी जीतेगा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं सभापति महोदय कृषि बजट पर आना चाहूँगी। कृषि प्रधान देश की जब बात होती है और जब कृषि बजट की बात आए तो राजस्थान की मुखिया ने जो कृषि बजट अलग से पेश करने की बात की है, उसमें मैं कहना चाहूँगी, चाहे मेरी दाईं तरफ बैठे हमारे विपक्ष के साथी हों, चाहे हम पक्ष के साथी हों, हमें दिल खोलकर इस बात का स्वागत करना चाहिए कि एक इस तरीके का बजट है जो राजस्थान के किसान के लिए बना है। मैं काफ़ी 2-3 दिन से ये सुन रही थी कि इतनी ज़्यादा आलोचना की जा रही थी कृषि बजट के ऊपर। मैं अपने विपक्ष के साथी विधायकों से कहना चाहूँगी, अगर आप वास्तव में किसान का भला चाहते हैं, पूरे दिन से भी बहस में मैं सुन रही थी, अगर वास्तव में आप किसान का भला चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष स्तर बुलाते हुए इन तीनों काले कानून के पक्ष में किसानों के पक्ष में एक बिल जो पास किया था, आज गवर्नर महोदय के पास पड़ा है। आप वास्तव में इनका भला चाहते हैं तो गवर्नर महोदय से आप अपील कीजिए कि राष्ट्रपति महोदय को ये बिल भेजें। और साथ साथ आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, लगभग 100 दिन हो चुके हैं जब दिल्ली की सरहद के ऊपर हमारे किसान डटे हुए हैं। सर्दी में वो डटे, गर्मी में वो डटे हुए हैं। आप इतनी बड़ाई उन तीनों काले कानूनों की कर रहे हैं। अब बड़े अफसोस की बात, आप ही की सरकार के द्वारा कंक्रीट की दीवार बनाई गई, सड़क पर कीलें ठोकी गई। तो ये किस चीज़ का डर था जब इतना अच्छा बजट आप बताते हैं? पानी बंद किया गया, उनके लिए शौचालय बंद किए गए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वास्तविकता में आप जीना चाहते हैं, आप समझिए वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब युवा, किसान, महिला और छोटा व्यापारी भी सड़क पर हो। साथ साथ
मैं आज ये कहना चाहूँगी कि महंगाई पर बात, आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, किस तरीके से सिलेंडर को लेकर सड़क के ऊपर रोटियां बनाई जाती थी और आज उस सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है। उज्ज्वला तो करते हैं, लेकिन उस सिलेंडर की कीमत नहीं बताते हैं कि उसकी कीमत कितनी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बताते हैं कि कितनी हो चुकी है। तो ये जिस तरीके से इस सदन में आप आए हैं, इसकी सार्थक हो, आपका यहाँ आना सार्थक हो, तो कृपया करके केंद्र की सरकार को ये सचेत करें और उनसे आग्रह करें कि इस महंगाई पे लगाम लें। और साथ साथ आपने कई बार कहा कि किसानों का कृषि ऋण माफ, इसमें भी आप सबके योगदान की जरूरत है। और बार बार कृषि मंत्री जी ने भी आपसे आग्रह किया था कि केंद्रीय बैंक जो है उनकी सूची आप हमें दीजिए, ताकि उन किसानों को अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस ना करे। राजस्थान की सरकार किसानों का भला करना चाहती है, जिसमें आपकी भी सहयोग की जरूरत है। तो ये मैं आप सबसे चाहती थी। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि इस बजट के अंदर काफ़ी घोषणाएं जो हुई, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। चूरू जिला, आपको मालूम है सभापति महोदय कि हमारे पास ऐसा कोई खास करके ज़्यादा खनिज पदार्थ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, रेतीला है, रेगिस्तान है, बारिश पर निर्भर है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करने की जो घोषणा की है, ये मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में राजगढ़ में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। साथ साथ बहुत लंबे समय से झुंझुनू राजगढ़ जो सड़क है काफ़ी टूटी हुई थी, 151.47 करोड़ का जो बजट इसके लिए दिया है। साथ ही SH 106 जो राजगढ़ से भादरा को जोड़ता है, 126 करोड़ 72 लाख की जो योजना दी है। और साथ साथ 5 करोड़ हर विधायक को, ये इसका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही राजगढ़ को जिस तरीके से पेश किया जाता है क्राइम के क्षेत्र में, मैं यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि युवाओं का भविष्य को देखते हुए SOG चौकी वहाँ पर देने की जो बात कही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इसके प्रभाव रहेंगे, वहाँ पर हम क्राइम करने में भी सफल रहेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कृषि महाविद्यालय चांदगोठी में, सिद्धमुख तहसील में मंडी खोलने की मांग करती हूँ और CHC राजगढ़ में जो कि 50 बेड की है उसे 100 बेड का किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक तो कबीना मंत्री बैठे हैं यहाँ, 2 कनिष्ठ से मंत्री बैठे हैं जिनके खुद के विभाग में नहीं चलती, कोई तो हो। मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पे।